हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को कल शाम को हमने स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था कि यूपी टेट के अंतर्गत बिल्कुल अंतिम समय बचा हुआ है। इस अंतिम समय को कैसे यूटिलाइज करें और कैसे आप 90 प्लस का स्कोर टारगेट कर सकते हैं, उसी सीरीज में आज हम बहुत ही चुनिंदा एकदम सिलेक्टेड ऐसे क्वेश्चन जो कि बार बार आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस के संस्कृत सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लगातार ऐसी आगे वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिल्कुल ही कम समय में आपको पूरे 50 क्वेश्चंस संस्कृत के दिए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को आपको समझना है, तैयार करना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर स्ट्रेटेजी वीडियो को ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जरूर देखिएगा। एकदम मॉडल पेपर है, चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हमने कवर किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, और ये आपका क्वेश्चन साहित्य से संबंधित है। क्या दिया गया है कि अष्टाध्यायी किसकी कृति है? कृति का मतलब होता है रचना, और अष्टाध्यायी जो रचना है उसके रचनाकार हैं पाणिनि। पाणिनि का नाम इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जाना जाता है। अष्टाध्यायी की रचना भी इन्होंने की थी। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रमा शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? दोस्तों, अगर आप लोगों को संस्कृत में मिनिमम 20 प्लस मार्क्स कवर करने हैं तो आपको शब्द रूप, धातु रूप बहुत ही अच्छे ढंग से आने चाहिए, क्योंकि केवल और केवल मिनिमम 5 से 6 अंक आपके यहीं से कवर होने वाले हैं। तो रमा शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप जो होगा वो रमा भी होगा। लगभग सेम रहते हैं, थोड़ा सा अंतर अगर हटा दें तो लगभग अगर आपको 2-3 के भी रूप याद हैं तो आसानी से आप लोग बाकी को चूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपका रमा भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। दुर्लभ का विलोम बताइए। दुर्लभ का विलोम हिंदी संस्कृत दोनों में सेम होगा। दुर्लभ जहां पहुंचना कठिन हो उसका होता है सुलभ, यानी कि जहां आसानी से पहुंच सकें सुलभ कहते हैं। दुर्लभ कठिन, सुलभ आसान। यहां पर आपका ये अपोजिट वर्ड हो जाएगा। अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, देखिए अस्मा भी किस विभक्ति का बहुवचन है? तो ऊपर अभी आपको रमा भी बताया था। रमा भी हमने किस में लिया था? तृतीय विभक्ति बहुवचन में। यहां क्या दिया गया? अस्मा भी दिया गया। हमने क्या बताया? लगभग लगभग सेम होता है। तो ये आपका अस्मा भी किससे संबंधित हो गया? तृतीय विभक्ति से संबंधित हो गया। बहुवचन पहले ही से लिखा है, यानी कि तृतीय विभक्ति बहुवचन में हम क्या लिखते हैं? अस्मा भी लिखते हैं। लेकिन ये किस शब्द के शब्द रूप हम लोग पढ़ रहे हैं? तो ये आपका अस्मन शब्द है। अस्मन शब्द के रूप है। अस्मन का अर्थ होता है मेरा या फिर हमारा। ये हिंदी में हम लोग बोलते हैं। ये आपके सर्वनाम शब्दों के रूप के अंतर्गत आता है, और सर्वनाम शब्द रूप से भी आपके लगभग 2-3 नंबर जरूर पक्के करके जाता है। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। बालका नाम की विभक्ति बहुवचन बताइए। तो बालका नाम ये आपका बालक शब्द के रूप के अंतर्गत आता है। इतना तो सभी को पता लग गया होगा। लेकिन बालका नाम, नाम लिखा हुआ आ जाए अगर अंत में तो निश्चित मानिए आपको किसकी बात हो रही है? षष्ठी विभक्ति की बात हो रही है और बहुवचन की बात हो रही है। यानी कि आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। यहाँ पर जो शब्द रूप आएगा वो क्या आएगा? वो आपका बालका नाम आएगा। याद कर लीजिएगा, बालक शब्द के अंतर्गत 1 अंक आपका ये पक्का हो गया। चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। धनेन सम्मानम भवति में कौन सा कारक है? यहां हम बात क्या कर रहे हैं? धनेन की बात कर रहे हैं, यानी कि धन से सम्मान मिलता है। से आ गया। अब आपको यहां से समझना है। अगर संस्कृत में दिक्कत होती तो आपको हिंदी में याद होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से की बात हो रही। धन से सम्मान प्राप्त होता है, मिलता है, तो से की बात हो रही है। यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं तृतीया विभक्ति की, एक वचन की बात हो रही है। तो धन शब्द रूप जब आप पढ़ेंगे, तृतीया विभक्ति एक वचन में पहुंचेंगे तो वहां आपको क्या मिल जाएगा? धनेन मिल जाएगा। ये आपका करण कारक के अंतर्गत आता है। कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक हो गया आपका, तृतीया विभक्ति हो गई, एक वचन हो गया। धनेन इसके अंतर्गत आने वाला शब्द रूप है। धन शब्द का रूप होता है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन पर नमस्ते का संधि विच्छेद कीजिए। नमस्ते का संधि विच्छेद आप लोगों को बताना है। तो नमः प्लस्ते बहुत इजी है। इस प्रकार का 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा। नमः प्लस्ते, ये आपकी विसर्ग जो है ये सा में परिवर्तित हो जाती है। कैसा सा? हलंत वाला सा, यानी कि आधा सा इसमें परिवर्तित हो जाएंगी। और नमः प्लस्ते ये आपका सीधे सीधे आपको दिख रहा किसके अंतर्गत आ जाएगा?
ये आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ संधि भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अंतिम समय में अब आपको डीपली संधि पढ़ाना तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, समय अधिक लगेगा। इस वजह से आपको पूरे संधि टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके संधि टॉपिक से उदाहरण बनते हैं, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, उनको हम आपको संडे तक जरूर दे देंगे, जिसमें आपको कम से कम 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें केवल आपको संधि पद देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं 8th नंबर क्वेश्चन पर। संस्कृत भाषा में प्रयुक्त सर्वनाम कितने होते हैं? अभी तक आपने हिंदी भाषा की बात की थी कि वहां कितने सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। मुख्य रूप से यहां हम बात कर रहे हैं संस्कृत भाषा की, तो मुख्य रूप से यहां पर 35 सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग जो प्रयुक्त किए जाते हैं संस्कृत के अंतर्गत, जिनका प्रयोग करते हैं। सर्वनाम कौन से शब्द होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और काम क्या करते हैं? बिल्कुल संज्ञा की तरीके कार्य करते हैं। अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वादि शब्द में कौन सी संधि है? इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। वा प्लस आदि, इससे मिलकर के क्या बनता? वादि बन जाएगा आपका, और यह आपका यण संधि से संबंधित है। यण संधि स्वर संधि का एक रूप होती है और इसका सूत्र होता है इको यणचि। इसके अंतर्गत आपका शब्द आता है वादि। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि इससे रिलेटेड जरूर आते हैं। अयादि संधि हो गई आपकी, इसके बाद आपकी यण संधि हो गई। ये कुछ ऐसी संधि हैं जहां से आपको जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षिका बालकान ताड़यति में कौन सा कारक है? तो क्या कर रहा है? शिक्षिका बालकान, शिक्षक बालक को ताड़यत यानी कि पीटते हैं, यानी कि मारते हैं बालक को। कर्ता ने कर्म को, हमने आपको क्या बताया था कि इस प्रकार से हिंदी में अगर याद कर लेंगे तो शब्द रूप याद करने में कभी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। शब्द रूप की भी एक अलग सी वीडियो आपको बहुत ही जल्द देने वाले हैं। तो यहां पर आपको क्या पता लग गया? कारक की बात हो रही है, यानी कि किसकी बात हो रही है? द्वितीय विभक्ति की बात हो रही। चूंकि यहां पर क्या है? ताड़यत, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? एक व्यक्ति की, एक बालक की बात कर रहे हैं, यानी कि एक वचन की बात कर रहे हैं। तो आपका कर्म कारक यहां पर सही हो जाएगा। बालक शब्द रूप के अंतर्गत आपका बालकान द्वितीय विभक्ति में आता है। यह भी आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले 11 नंबर क्वेश्चन पर। मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार का नाम बताइए। तो दोस्तों यहां एक क्वेश्चन और आपका बनता, कालिदास द्वारा रचित है मालविकाग्निमित्रम, लेकिन यह है क्या? तो यह आपका हो जाएगा नाटक। नाटक है मालविकाग्निमित्रम, जिसके रचनाकार हैं महाकवि कालिदास के रूप में इनको जाना जाता है। याद कर लीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी पद है, इसमें आपको समास बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको हमेशा याद रखना है, क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास होता है। मेन चीज याद रखिए, जहां पर आपको समझ में ना रहा हो, जहां आपको किसी की विशेषता ना लग रही हो, जहां दो पद सेम ना लग रहे हो, वहां आपको अगर छोड़ दें, जो आपके विशेष पद होते हैं उनको छोड़ दें, तो मुख्य रूप से आपको क्या मिलेगा? तत्पुरुष समास ही इस प्रकार के क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, भाषा शब्द संस्कृत के किस शब्द यानी कि धातु से मिलकर बना है? तो ये आपकी भास धातु है, जिससे हमारा भाषा शब्द बना है। और भाष में यहाँ पर हलंत और देखने को मिलेगा। भास धातु आपकी है, जिससे हमारा क्या शब्द बना है? भाषा शब्द बना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, भिक्षुकः धनिकम भिक्षाम भिक्षते का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? भिक्षुकः धनिकम भिक्षाम भिक्षते, क्या कर रहा है? भिक्षुकः जो है, भिक्षुक जो है वो धनी से यानी कि सेठ से क्या कर रहा है? भिक्षा मांग रहा है, भीख मांग रहा है। ये आपका इसका हिंदी अनुवाद होता है। हिंदी संस्कृत अनुवाद से भी कम से कम एक क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये सभी चीजें आप तभी क्लियरली कर पाएंगे जब आपको धातु रूप और शब्द रूप का अच्छे से ज्ञान होगा। अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, सदैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सदैव, सदा प्लस एव, इससे क्या बनता है? आ की मात्रा है प्लस ए की मात्रा है, इससे मिलकर के क्या बन रही? अय की मात्रा, यानी कि डबल मात्रा बन रही है। और इस प्रकार का हमने आपको किस में बताया था? तो ये हमने आपको बताया था वृद्धि संधि के अंतर्गत, जो कि स्वर संधि का ही एक रूप होता है। याद कर लीजिएगा, वृद्धि संधि सदा प्लस एव उसी का उदाहरण है। सदैव इससे रूप शब्द बनता है और सदा प्लस एव इसका विच्छेद होता है। अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, उक्त
कर्म में कौन सी विभक्ति है, उक्त में आपकी कौन सी विभक्ति है, तो यहाँ पर आपकी सीधे सीधे आपकी क्या आ जाएगी, प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आता है। ये थोड़ा जब आप डीप में पढ़ना प्रारंभ करेंगे तब इन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन अंतिम समय में अगर आप इन क्वेश्चंस को ही अच्छे ढंग से देख लेते हैं, अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, तो निश्चित मानिए आपको ज़्यादा डीप में जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपका कन्फ्यूज़न बढ़ता रहेगा। अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, उन्नायक का संधि विच्छेद कीजिए। उन्नायक आपके सामने शब्द दिया गया है, यहाँ क्या है, आधा ना है, पूरा ना है। यहाँ नायक शब्द आपको दिख रहा है, उन आगे लगा हुआ है, तो ना की जगह ये ता होता है। उत प्लस नायक हमारा जब पद बनता है पूरा, तो वो ता जो है वो आधे ना में परिवर्तित हो जाता है और शब्द हमारा बन जाता है उन्नायक। ये आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। व्यंजन संधि के अंतर्गत आपका उन्नायक पद आता है। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं, संस्कृत भाषा में कुल कितने वर्ण हैं, तो आपके 49 वर्ण मुख्य रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं संस्कृत की वर्णमाला के अंतर्गत। कहीं कहीं इसमें कुछ विरोधाभास भी देखने को मिलता है, लेकिन आपका क्लियरली सही आंसर यही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में व्यंजन कितने हैं, हम बात कर रहे हैं व्यंजन की, और व्यंजन आपके 33 होते हैं। संस्कृत भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जो कि आपको वर्णमाला के अंतर्गत कई बार पढ़ा चुके हैं। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, 75 को संस्कृत में क्या कहते हैं, गिनती कम से कम 1-2 अंक जरूर देगा। आपका क्या दिया गया, संस्कृत में क्या कहते हैं 75 को, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 70 + 5 ये आपका होता है, या 5 + 70 लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये हटा देते हैं इधर से, तो 5 किसको हमने बोला था, पंच को। 70 को क्या कहते हैं, सप्तति कहते हैं। इसको पूरे को जोड़ दीजिए, आपको संस्कृत गिनती 1 अंक देकर जाएगी। पंच सप्तति ये आपका 75, 75 को संस्कृत में हम बोलते हैं, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कृत धातु में णत प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनता है। णत प्रत्यय जोड़ देंगे अगर हम क्रय धातु में, तो आपका कार्यम बन जाएगा, यानी कि णत धातु जोड़ने से हमें क्या मिल जाता है, उससे रिलेटेड जो हमारा संज्ञा पद होता है, जो हम उसको प्रयोग में ला सकते हैं, वो आपका णत प्रत्यय जोड़ने से बन जाता है। तो ये आपका कार्यम पद आपका क्रय धातु में णत प्रत्यय जोड़ने से बन जाएगा। प्रत्यय पर भी बहुत ही डीपली पढ़ने की जरूरत है, कम से कम 3 अंक आपको यहां से भी मिलेंगे। सिर्फ हमने आज उन्हीं टॉपिक के उन्हीं क्वेश्चंस को कवर किया जो कि बार बार रिपीट होते हैं, जिनसे बार बार आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस वजह से इनको जरूर देख लीजिएगा, और जो जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं इनको भी अगर आप एक जगह नोट कर लेंगे तो वो भी आपको जरूर मदद करेगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, किस वर्ण का दीर्घ वर्ण नहीं होता है। इनमें से कौन सा वर्ण ऐसा जिसका आपको दीर्घ वर्ण देखने को नहीं मिलता, तो आपका री जो होता है इसका दीर्घ वर्ण देखने को नहीं मिलता है। यह आपका वर्णमाला के अंतर्गत आने वाला एक वर्ण होता है। अगला आपका 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रमुखी में समास बताना है आपको। चंद्रमुखी में क्या समास है, तो यहां पर आपका जब हम किसी की विशेषता की बात करते हैं, यानी हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि चंद्र के समान मुख है, तो जब हम किसी की विशेषता की बात करेंगे वहाँ पर आपका कर्मधारय समास होता है। विशेषण विशेष की बात जब भी की जाती है वहाँ हम कर्मधारय समास का प्रयोग करते हैं, याद कर लीजिएगा। अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा जल्दी से देखते रहिए, समझते रहिए, याद करते रहिए। अगला देखिएगा, अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। प्रत्याहार भी आपको पढ़ाएंगे, और अच प्रत्याहार में आने वाले आपके वर्ण जो हैं वो 9 वर्ण आते हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत, जो कि मुख्य रूप से आपके कह सकते हैं हम लोग स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्णों को इसमें शामिल किया गया है। अगला आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, जल प्लस ऊर्मी। इसमें आपको बताना संधि विच्छेद का शब्द क्या बनेगा। जल प्लस ऊर्मी से हमारा जो शब्द बनता है वो बनता है जलोर्मी। यहाँ पर क्या, छोटा आ प्लस ओ मिलकर के किस में परिवर्तित हो रहे हैं, ओ में परिवर्तित हो रहे हैं। यानी कि जब इन दोनों को मिलाकर के वही पद, उनमें से ही कोई एक पद बनता है, तो वहां आपकी संधि का नाम हो जाता है गुण संधि। वृद्धि संधि में वृद्धि हो जाती है, गुण संधि में सेम उनमें से ही कोई एक आ जाएगा। तो जलोर्मी में आपकी संधि का नाम हो जाएगा गुण संधि, और ये आपकी क्या हो जाएगी, स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली संधि है जलोर्मी, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो यहाँ हम पूरे 50 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा। इनकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आप लोग उन पीडीएफ का लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। समय कम है, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितना कम समय में अच्छे से अच्छा बिल्कुल सिलेक्टेड पढ़ सकते हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा मददगार सिद्ध होगा। इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कह देगा महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, तो हम बात कर रहे हैं महेश्वर सूत्रों की। इनकी संख्या जो होती है 14 होती है। संस्कृत का प्रारंभ जो है वो यहीं से बताया जाता है, यही महेश्वर सूत्र हैं जहां से संस्कृत का प्रारंभ होता है। अगला आपका सेकंड नंबर यानी 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया, महेशा में कौन सी संधि है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, क्या दिया गया, महा प्लस ईस, इससे क्या हो जाएगा आपका महेशा। तो महा प्लस ईस से शब्द आपका बनता है महेश, और यहां पर आपकी संधि हो जाती है गुण संधि, स्वर संधि के अंतर्गत आती है। इसका सूत्र की बात की जाए तो आदि गुणः इसका सूत्र होता है, आदि गुणः इसका सूत्र है, याद कर लीजिए। वृद्धि संधि का होता है वृद्धि रेचि, दोनों को याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, पित्रे किस विभक्ति वचन का रूप होता है। पित्रे में आपको विभक्ति वचन बताना, पितृ शब्द का रूप है। ये कई बार पूछा गया, पितृ शब्द के क्वेश्चन कई बार आपके यूपी टेट के एग्जाम में देखने को मिले हैं। यूपी टेट के पुराने पेपर्स को भी कलेक्ट कर रहे हैं, उनको भी बहुत ही जल्द आप सभी के बीच में लाने वाले हैं। तो पित्रे में आपको क्या बताना है, इसमें आपको विभक्ति है चतुर्थी और एक वचन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पितृ शब्द में पित्रे आपका चतुर्थी एक वचन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, संस्कृत में कुल कितने कारक होते हैं। अभी तक हिंदी में आपने बात की थी, तो हिंदी में आपके कुल कारकों की संख्या कितनी थी, 8 थी। लेकिन संस्कृत में ये नहीं होती है। संस्कृत में जब कारक की बात करते हैं हम लोग, तो ये आपके 6 कारक होते हैं। कितने होते हैं, कुल मिलाकर के 6 कारक संस्कृत में प्रयोग में लाए जाते हैं। आपका संबंध हो गया, संबोधन हो गया, ये हम लोग प्रयुक्त नहीं करते हैं। बाकी आपके 6 कारक मुख्य रूप से संस्कृत व्याकरण में प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 30 नंबर, कुर्वह में लकार पुरुष वचन बताइए। आपका शब्द रूप हो चुके हैं, अब आते हैं हम लोग धातु रूप पर। धातु रूप में आपका दिया गया कुर्वह, ये देखिए धातु है आपका क्रय धातु के अंतर्गत करने से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और आपकी लकार है, लट लकार है, आपका उत्तम पुरुष है, और द्विवचन में कुर्वह आ जाता है। लट लकार कौन सी होती है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो हम वर्तमान काल की जो बात करते हैं, पठति पठता पठंती वाली जो हमारी होती है, वो आपकी लट लकार होती है, और ये आपके कुर्वह आपके उत्तम पुरुष द्विवचन के अंतर्गत आ जाता है। आपको बहुत ही अच्छे ढंग से धातु रूप पढ़ाए हुए हैं, लिंक नीचे दिया गया है। काफी बार उस वीडियो को लगभग 10-15 लाख लोगों ने देखा है, उसको जरूर देखेगा। धातु रूप आपको उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निश्चित तौर पर आपके वहां से धातु रूप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सह पत्रम लिखति, वाक्य में कारक विभक्ति बताइए। सह पत्रम लिखत क्या कर रही है, वह पत्र लिखती है। अब यहाँ पर पत्र लिखती यानी कि कर क्या रही, पत्र को लिखती है, पत्र लिख रही है। तो यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, को की बात कर रहे हैं। कर्ता ने कर्म को, कर्म किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कर्म कर रही है, पत्र लिख रही है। तो पत्रम में आपका कर्म कारक हो जाएगा, यानी कि द्वितीय विभक्ति में आपका कर्म कारक आता है। अब चूंकि सह पत्रम लिखति तो आपका एक वचन हो जाएगा, आपका द्वितीय विभक्ति एक वचन में हम पत्रम कहेंगे, कर्म कारक यहां पर आपका कारक हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, श्रुत लेख का क्या अर्थ होता है। श्रुत का मतलब होता है सुनना, लेख का मतलब होता है लिखना, यानी कि जब हम किसी चीज को सुनकर उसी बात को लिख देते हैं, जैसे हम आपको अभी बोल रहे हैं, आप इसी चीज को नोट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, श्रुत लेख कहलाएगा। किसी बात को सुन करके ठीक वैसे ही लिख देना श्रुत लेख कहलाता है। अगला आपका 8th नंबर क्वेश्चन दिया गया है, त्रिलोचन में कौन सा समास है। यहां पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों, त्रिलोचन 3 नयन वाले, 3 आंखों वाले। तो यहां पर आपका कई बार जब ऑप्शन में आपको बहुब्री ना मिले तो हम वहां पर क्या करेंगे, द्विग समास कर देंगे। द्विग समास क्या होता है, जहां संख्या पद आ जाता है, जहां संख्या दी गई हो, समूह दिया गया हो, वहां आपका द्विग समास आ जाता है। लेकिन त्रिलोचन क्या है, ये शिव जी को कहा जाता है, शंकर जी को कहा जाता है त्रिलोचन, 3 नयन वाले, यानी कि हम क्या कर देंगे, बहुब्रीय समास की ओर बढ़ जाएंगे। दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसलिए दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर, नए प्लस अकह में कौन सी संधि है। नए प्लस अकह आपका स्वर
संधि के अंतर्गत आती है अयादि संधि। कौन सी आती है? अयादि संधि आती है। एचो एवा एवा इसका सूत्र होता है और ये आपका पद बनता है वो क्या होता है? नायकः। नय प्लस अकह से क्या बनेगा? नायकः पद बनता है और ये आपका आ जाता है किसके अंतर्गत? अयाधि संधि के अंतर्गत। याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि पीताम्बरः में कौन सा समास है? पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो पीताम्बर यहाँ पर बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाता है। ये भी कई बार आपको देखने को मिलता है कर्मधारय के अंतर्गत। पीले वस्त्र यानी कि वस्त्रों की विशेषता बताई गई कि वो पीले हैं, या कह सकते हैं हम लोग बहुब्रीहि समास विष्णु जी के लिए कहा गया है। दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर याद रखने, क्योंकि ऑप्शन में कोई एक देखने को मिलेगा। अगर दोनों मिलते हैं तो हमेशा आपको बहुब्रीहि समास इसमें भी और त्रिलोचन में भी चूज करना है। ये बात भी याद रखिएगा, क्योंकि यहीं पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, देखिएगा जल्दी से। आपका 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया। क्या दिया गया? भू धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? भू धातु की हम लोग बात कर रहे हैं, तो भू धातु के अंतर्गत लोट लकार की बात करेंगे तो भवन्तु। लोट लकार में क्या हो जाता है? ऊ की मात्रा लग जाती है। जितने भी रूप आप लोट लकार में पढ़ते हैं उनमें आपको ऊ की मात्रा लगी हुई मिलेगी। पठतु, पठतम, पठन्तु, इस प्रकार के रूप देखने को मिलते हैं। तो भवतु आपका क्या आ जाएगा? प्रथम पुरुष भवन्तु आएगा यहाँ पर। हाँ, ये अंक की मात्रा लगी हुई है तो इसे हम भवन्तु पढ़ते हैं। पठन्तु जैसे होता है वैसे ही प्रथम पुरुष बहुवचन में इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी आपने श्रुतलेख पढ़ा था, अब लिखा गया अनुलेख का क्या अर्थ होता है? अनु यानी कि क्या हो जाएगा? पहले, लेख माने लिखना, यानी कि जैसा लिखा है ठीक वैसा ही लिख देना। अनुलेख यानी कि बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से लिख देना जैसा पहले लिखा था। अगला आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन है, वाच्य क्या होते हैं? तो दोस्तों आपको हिंदी में भी बताया गया कि जब हम किसी बात को कहते हैं तो उस बात को कहने के कई अन्य अलग अलग तरीके होते हैं। उसी में आपका किसी बात को जो कहने का ढंग होता है, किस रूप में, किस तरीके से हम उस बात को व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं, वो क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। वाच्य के अगला क्वेश्चन आपके सामने, भेद क्या होते हैं? प्रकार कितने होते हैं? वाच्य से क्वेश्चन जरूर बनता है, लेकिन क्या बनता है? क्वेश्चन आपका आता है कि एक वाच्य से दूसरे में परिवर्तित करने से रिलेटेड क्वेश्चन संस्कृत में बहुत बार देखा गया है। यह भी आपको बहुत ही जल्द बताएंगे। तो 3 भेद होते हैं, कर्त, कर्म और भाव। ये 3 प्रकार के आपके वाच्य होते हैं। तीनों ही आप लोगों को याद रखने। अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया, देखिए जल्दी से। प्र उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। प्र उपसर्ग लगाकर 2 शब्द क्या बन जाएंगे? एक तो आपका प्रगति बन जाएगा, एक आपका प्रचार बन जाएगा, प्रहार बन जाएगा। ये सभी आपके शब्द जो हैं प्र उपसर्ग लगाकर बनाए गए शब्द हैं। और उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वे पद होते हैं जो हम किसी शब्द के पहले लगा देते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं, वो आपका उपसर्ग कहलाता। प्रत्यय किसी के अंत में लगते हैं, लेकिन संस्कृत के प्रत्यय थोड़े अलग होते हैं हिंदी के प्रत्यय से। इन्हें समझना बहुत ही अच्छे ढंग से जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन, नदी शब्द रूप बहुत बार आए हैं। क्या दिया गया है? नदीसु गंगा श्रेष्ठा। रेखांकित पद में आपको बताना है कारक व विभक्ति। नदीसु यानी कि नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा महान मानी जाती है, गंगा नदी को महान माना जाता है। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? में आ रहा है, अधिकरण कारक की बात कर रहे हैं। अधिकरण कारक यानी कि सप्तमी विभक्ति। सु जो आपका लगता है सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत देखने को मिलता है। जरूर याद कर लीजिएगा, यह भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पर। ज्ञानम भारम क्रियो विना, श्लोक का क्या अर्थ होता है? ज्ञानम भारम क्रियो विना यानी कि उपयोग में ना आने वाले ज्ञान और भार के समान होता है। यानी कि जो चीज ज्ञानम भारम क्रियो विना, ज्ञान जो है ऐसा ज्ञान जो कि हम उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं, जो बिल्कुल बेकार हो रहा है मेरे पास, तो वो किसके समान है? एक बोझ के समान होता है, एक भार के समान होता है। ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और अगर हम उसको नहीं पहुंचा पाते हैं किसी व्यक्ति तक तो वो भार के समान, बोझ के समान हो जाता। अगर मान लीजिए अभी हम आपको ये चीजें नहीं बता पा रहे हैं, आपका 28 नवंबर को जो एग्जाम है उसमें हम आपको सफलता नहीं दिला पा रहे हैं, तो निश्चित मानिए हमारा ज्ञान जो वो बोझ के समान है। लेकिन मुझे
आप लोगों पर पूरा भरोसा है, आप लोग एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे, एक एक चीज अच्छे ढंग से तैयार कर रहे होंगे। 50 क्वेश्चंस की बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास है। ऐसी और भी क्लासेस आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। 18 नंबर क्वेश्चन है, करण कारक का चिन्ह क्या होता है। करण कारक का चिन्ह आपका क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो ये दोनों ही आपके केस के अंतर्गत आते हैं। करण कारक यानी कि तृतीया विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, 26 को संस्कृत में क्या कहते हैं। सबसे ज्यादा कभी भी अगर आपको संस्कृत की गिनती में दिक्कत होगी तो वो लास्ट में जिसमें 6 लगा हुआ होगा, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में होती है और सबसे ज्यादा यही पूछे भी जाते हैं। तो 26 6 + 20 26 होता है, यानी कि 6 को क्या करते हैं, कहीं कहीं 60 देखने को मिलता है। जब हम एक साथ रख देते हैं तो आपका संस्कृत के सूत्र लग जाते हैं संधि वाले और वो षण में परिवर्तित हो जाता है। और 20 को क्या कहते हैं, विंशति कहते हैं, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, षड्विंशति आपका पद बन जाएगा। 26 का याद कर लीजिएगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, या कह सकते हैं हम लोग आपके सामने 45 नंबर क्वेश्चन आ चुका है और दिया गया 46 को संस्कृत में क्या कहते हैं। देखिए ऊपर जैसे हमने 26 बताया, ठीक वैसे ही हमेशा याद रखिए, अगर आप इस प्रकार से तोड़ लेंगे तो आप निश्चित तौर पर सही कर पाएंगे। अब यहां पर भी सेम वही हो जाएगा, 6 को षण कर देंगे, 40 को क्या कहते हैं, चत्वारिंशत् कहते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये षड चत्वारिंशत् एक साथ में जोड़ देंगे और 46 को संस्कृत में यही कहते हैं। एक अंक आपका पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पवनः का संधि विच्छेद। जैसे ऊपर अभी आपको नय प्लस अकह नायक का था, उसी प्रकार से पवनः का क्या हो जाएगा, पो प्लस अनः पवनः हो जाता है। और ये आपका पवन जो है ये आपका अयाधि संधि के अंतर्गत आ जाता है, याद कर लीजिएगा। पो प्लस अन पवन अयाधि संधि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, दिगंबरः का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। कई बार पूछा गया आपका दिगंबर शब्द, दिक प्लस अंबर, का में हलंत लगता है, का जो है वो गा में परिवर्तित हो जाता है, दिगंबर शब्द बन जाता है आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। व्यंजन संधि के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र आते हैं। अब पिछले 1-2 वर्षों से देखा गया कि आपको व्यंजन संधि के सूत्र पूछ दिए जाते हैं, पद देकर के सूत्र पूछे जाते हैं, तो वो चीज भी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से देखनी पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ आपको उतना ही पढ़ना है जितना आप डाइजेस्ट कर पाए, यानी कि जितना आप तैयार कर पाए। कहीं ऐसा ना हो ज्यादा के चक्कर में आप जो आता है वो भी भूल जाए। इस वजह से बिल्कुल आपको अपने माइंड को कंट्रोल में करते हुए एक एक चीज को अच्छे ढंग से समझना है, तैयार करना। अगर आप हमारे साथ एंड तक 28 नवंबर तक जुड़े रहते हैं तो गारंटेड 100% आपके 90+ मार्क्स की पूरी गारंटी हम लेते हैं। और ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो निश्चित तौर पर अगर आप 90 भी लेकर आते हैं और अगर कोई 110 भी लेकर आता है तो वो सेम चीज मानी जाती है। मेन फोकस आपको आगे सुपर टेट पर करना है। 23 नंबर क्वेश्चन, अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। ऊपर हमने आपको अच बताया था, यह अक है। अक में क्या आ जाते हैं, अक में आपके सभी लघु स्वर आ जाते हैं, यानी कि बिना मात्रा कह सकते हैं, छोटे स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। 5 आते हैं, क्या है, आ ई उ रिर और री, ये आपके 5 अक के अंतर्गत आ जाते हैं, याद कर लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो दीर्घ स्वर आपके आ ई उ रिर ए ओ, ये आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं, याद कर लीजिए। अगला आपका 50 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन क्या दिया गया है, श्रु धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा। लट लकार की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर आपको अपने आप दिमाग में क्या आ जाएगा, पठति पठता पठंती वाली बात हो रही है। और प्रथम पुरुष द्विवचन की बात कर रहे हैं, सृणत यहां पर आ जाएगा श्रु धातु के अंतर्गत, याद कर लीजिए। कुछ आपके पद ऐसे होते हैं जिनके रूप, जैसे आपकी दद धातु होती है, आपका श्रु धातु होती है, क्र धातु होती है, इनके रूपों में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, वो भी चीज आपको याद रखनी है। आज के पूरे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी, सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो गए होंगे। इस पूरी वीडियो के PDF को हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, लगातार हमारी क्लासेस से जुड़े रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।